क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि ईमेल पता mark.stoll@itdesk.info का डोमेन नेम क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। माय डियर फ्रेंड, देखिए ईमेल या इलेक्ट्रिक मेल एक इंटरनेट आधारित सेवा है, ये आपको पता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके द्वारा संदेश को भेजा और प्राप्त किया जाता है। फिर ईमेल पते के दो भाग होते हैं, यूज़र नेम और डोमेन नेम, ठीक है। तो @ के लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूज़र नेम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, यूज़र नेम बोलते हैं, यूज़र नेम, ठीक है ना। और @ के जो राइट हैंड साइड का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम, डोमेन नेम होता है वो। बात समझ में आई। तो ये चीज़ें हैं हमारे लिए, ठीक है। तो अभी हम किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर, राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा का सभापति इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति की संरचना कैसी होती है, 6 सदस्यीय समिति होती हैं, जिसके, ठीक है ना, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा उपसभापति, अतः राज्यसभा का सभापति उक्त समिति का सदस्य नहीं होता है माय डियर। बात समझ में आई। मतलब इसमें देखिए, इसमें 6 सदस्यीय टीम होती है ना, जिसमें प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके, गृह मंत्री हो जाएंगे, विपक्ष के दोनों नेता, लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है ना, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा उपसभापति इसके सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा का सभापति सदस्य नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर, ऑप्शन नंबर सी, सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए, क्या होता है कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार जो इस प्रश्न में दिए गए विकल्प ए, बी और सी हैं, तीनों असत्य हैं, ठीक है ना, तीनों क्या हैं, असत्य हैं, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि जो होती है 3 वर्ष कर दी गई है, ठीक है ना, 3 वर्ष कर दी गई है, तथा आयोग का सदस्य दूसरी पद अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, न कि 5 वर्ष के लिए। अतः केवल डी ऑप्शन, इसमें केवल डी ऑप्शन ही आपका कथन सही है, ठीक है ना, कथन केवल डी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आई। ऑप्शन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही विकल्प हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 28 क्वेश्चन देखें, 28 का देखें तो क्या बोल रहा है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा माय डियर, वह हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा। देखिए, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, ठीक है। इसमें अधिनियम की धारा 22 यूज होती है, ठीक है ना, 22। फिर क्या बोल रहा है कि
इस समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री एवं विपक्ष के नेता होते हैं। ठीक है ना। राज्य विधानसभा परिषद होने पर विधान परिषद अध्यक्ष व विपक्ष का नेता भी इस समिति के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यदि हम देखें तो क्या बोल रहा है, मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 31 जो है के तहत मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। ठीक है, बात समझ में आई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही होंगे इसका सही आंसर। देखिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है, ठीक है ना, तो इसमें क्या बोल रहा है कि सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय एवं असमनीय हैं। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, ठीक है ना, अधिनियम की धारा 15 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ठीक है ना, दंड प्रक्रिया 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा और ऐसे प्रत्येक अपराध पर सिवाय उसके जो कम से कम 3 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संक्षेपतः विचार किया जा सकेगा। बात समझ में आई। तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यभामा सेट। ठीक है ना माय डियर। देखिए क्या होता है कि सत्यभामा सेट ग्रीन हाउस गैसों का डेटा एकत्रित करने के लिए चेन्नई के सत्यभामा विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विकसित एक सूक्ष्म प्रयोगात्मक उपग्रह है। इसे कार्टोसेट 2C क्या कार्टोसेट 2C उपग्रह के साथ PSLV C34 के साथ लॉन्च किया गया था। किसके साथ? PSLV C34 के साथ लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2016 में। बात समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा प्रदूषण नॉक्सी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? ठीक है ना। नॉक्सी सिंड्रोम के लिए कौन सा प्रदूषण जिम्मेदार है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोराइड। देखिए, नॉक्सी सिंड्रोम के लिए फ्लोराइड प्रदूषण उत्तरदायी है। इसे जेनुवेल्गम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेनुवेल्गम भी कहते हैं। ठीक है ना। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैर सीधा होने पर घुटने एक दूसरे को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। हमारी बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के
दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है? एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है क्या? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण। ठीक ना, सजात पुष्पी परागण इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो सजात पुष्पी परागण एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 34 की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? ठीक है ना। तो इसमें तीनों, कोबोल भी उच्च स्तरीय है, पास्कल भी उच्च स्तरीय है और बेसिक भी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है। देखिए, यह जो भाषा उच्च स्तरीय भाषा होती है यह किसी भी मशीन पर निर्भर नहीं होती है। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली यह भाषा जिसमें अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं एवं चिन्हों का प्रयोग करके प्रोग्राम लिखा जाता है। इसका उदाहरण कौन कौन से हैं? बेसिक है, कोबोल है, फोर्ट्रान है, पास्कल है, आदि बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं माय डियर। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, यह जीव विज्ञान से पूछा गया प्रश्न है कि मनुष्य की मुंह गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। देखिए, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है, अर्थात मनुष्य की मुंह गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? यह एक्चुअली में बात हो रही है कब की? 2019 की। तो उस टाइम पे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? अंतोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के उस टाइम के जो महासचिव अंतोनियो गुटेरस थे और ये पूर्व पुर्तगाली प्रधानमंत्री भी थे माय डियर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया और 2016 में नई दिल्ली में उसका देहावसान हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर ए, सैयद हैदर रजा। ठीक है ना। यह मध्य प्रदेश से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, सैयद हैदर रजा का जन्म मध्य प्रदेश के बाबरिया जो कि नरसिंहपुर जिला में आता है 1922 में हुआ था। 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाबरिया में। ठीक है ना। बाबरिया में 1922 में हुआ था। ठीक है ना। विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे ये और उनका सौराष्ट्र नामक एक सृजनात्मक चित्र 16.42 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ था। 16.42 करोड़, ठीक है ना, में नीलाम हुआ था। कौन सा नाम क्या था चित्र का? सौराष्ट्र। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 38 क्या बोल रहा है? 38 क्या बोल रहा है माय डियर कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा भोपाल। भोपाल में आप माय डियर जाओगे, जो लेक है भोपाल का, ठीक है ना, जहाँ पे राजा भोज की प्रतिमा लगाई गई है उसके अपोजिट साइड में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय बना हुआ है। ठीक है ना माय डियर। भोपाल में स्थित है, जो मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है माय डियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? 39 हम देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन 2019 से करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद है, उसका नाम क्या था? ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलिंदा गर्बर कितारोविच।
देखिए, कोलिंदा गर्बर कितारोविच क्रोएशिया की एक राष्ट्र प्रमुख फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच जो रूस में फ्रांस व क्रोएशिया के बीच में हुआ था में अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही थी। क्या नाम था? कोलिंदा गर्बर कितारोविच। बात समझ में आई? चलते हैं क्वेश्चन नंबर। क्या बोल रहा है? उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। देखिए, उच्चतम न्यायालय के उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामला जो 1993 में हुआ था, इसके निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। माय डियर, बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल कि ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर डी, व्यापारी। ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापारी। ठीक है, देखिए, ऋग्वैदिक पण व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। राय के मतानुसार पढ़ शब्द पढ़ से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? विनिमय। क्या होता है? विनिमय। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 42 की बात। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती। देखिए, चंड प्रद्योत अवंती प्राचीन गणराज्य के राजा थे। राजा प्रद्योत अपने समकालीन राजाओं में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ थे, अतः उन्हें चंड कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार चंड प्रद्योत के मगध नरेश बिंबसार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। जब चंड प्रद्योत पीलिया रोग से ग्रसित थे, तब बिंबसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैनी भेजा था। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 43 यदि हम देखें तो देखिए, 43 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन बरनी। देखिए, तारीख ए फिरोजशाही 2 रचनाकारों द्वारा लिखी गई है, शम्स ए सिराज अफीक, ठीक है ना, जिसको 1358 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, तथा जियाउद्दीन बरनी द्वारा 1357, ठीक है ना, 1357 में लिखी गई। अतः इस प्रश्न के 2 उत्तर सही हैं, इसलिए किसी एक को नहीं चुना जा सकता है। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 44 यार, इसमें क्वेश्चन नंबर 44 में विलोपित लिखा गया है, शायद किसी कारणवश इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर ए, 1856। ठीक है ना, देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 25 जुलाई कब? 25 जुलाई 1856 में पारित हुआ था माय डियर। ठीक है ना, 46वां क्वेश्चन देखें माय डियर। तो 46वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर हिमालय। देखिए, करेवा भू आकृति जो होती है कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, और करेवा कश्मीर घाटी के झील निक्षेप है माय डियर। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 47 की दिन बात। 47 में हम देख रहे हैं माय डियर कि यहाँ पे सुमेलित करना है।
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसका जो इसको हम देख लेते हैं, ये आपका कूट देख लीजिए। तो इसका सही जो सुमेल है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? इसमें देखिए, इसमें जो काला हांडी, ठीक है ना, काला हांडी जो है कहाँ है? उड़ीसा में है। और इसकी जो खनिज संपदा है, तो इसको यदि हम मिलाएं तो क्या हो जाएगा? काला हांडी खनिज संपदा, काला हांडी खनन क्षेत्र है। इसमें कौन सी खनिज संपदा है? बॉक्साइट का है, ठीक है ना। फिर जावर कहाँ पे है? जावर राजस्थान में है। और यहाँ पे जस्ता व सीसा मिलता है, ठीक है ना, जस्ता व सीसा मिलता है। फिर क्या बोला है? कोलार, कोलार कहाँ है? कोलार कर्नाटक में है। और यहाँ पे क्या मिलता है माय डियर? सोना मिलता है, ये दुनिया जानती है, ठीक है ना। मौसाबनी कहाँ पे है? मौसाबनी, मौसाबनी मधुबनी, जहाँ पे बनी आ जाए मतलब समझ जाओ झारखंड बिहार की बात हो रही है माय डियर। तो यहाँ पे चौथे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तांबा, तांबा। बात समझ में आई? ये हो जाएगा इसका सही सुमेल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं किस पे? 48 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है माय डियर, ठीक है ना। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी नैयर छत्तीसगढ़ सुमेलित नहीं है, क्योंकि नैयर वन्य जीव अभयारण्य केरल में है, ना कि छत्तीसगढ़ में। बात समझ में आई? और जो इसका सही सुमेल ये है, तो ये है मुकाम्बिका जो है तो कहाँ पे है? कर्नाटक पे। डालमा जो है झारखंड में है, ठीक है ना। कोटी गांव कहाँ है? गोवा में है। नैयर कहाँ है? वो है केरल में, ना कि छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? केरल में, ठीक है ना, केरल, ये केरल में, ठीक। अभी क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 में हम देखें तो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर बी। 1961 से 1971 तक भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई माय डियर। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें हम तो क्या बोल रहा है? स्वर्णिम चतुर्भुज, क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सिलचर एवं पोरबंदर को जोड़ती है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वर्ष 2000 में आई, ठीक है ना, 2000 में प्रारंभ की गई, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ती है। 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर, ठीक है ना, लंबी सड़क का चतुर्भुज आकार का नेटवर्क है। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, जिसकी लंबाई 7142 किलोमीटर है, 7142 किलोमीटर है, जो क्रमशः कोच्चि, सेलम, स्पर मार्ग सहित श्रीनगर को कन्याकुमारी और सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 52वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया कब? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014 को इसका शुभारंभ
किया गया है, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या था, देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देना, मेक इन इंडिया का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए 53 क्वेश्चन क्या है कि निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर देवास और इंदौर, ठीक है ना। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के इंदौर व देवास शहर शामिल हैं। देवास फार्मास्यूटिकल के लिए तथा इंदौर सोया मिल एवं सोया उत्पाद के लिए निर्यात उत्कृष्ट शहर है माय डियर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54, भारत सरकार कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है ना। भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है तो किससे, भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसके 20 अन्य कार्यालय भी हैं। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है कि बोधन दउआ किसके सेनापति थे। 56 क्या बोल रहा है, बोधन दउआ किसके सेनापति थे, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर ए, शाहगढ़ के राजा बखत वली के। बोधन दउआ शाहगढ़ वर्तमान सागर जिला के राजा बखत वली का सेनापति था, जो 1857 के विद्रोह में शाहगढ़ के राजा बखत वली व उनके सेनापति बोधन दउआ का महत्वपूर्ण योगदान था। 57 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें इसका माय डियर क्या हो जाएगा ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है माय डियर कि विकल्प सी एवं डी दोनों सुमेलित नहीं है। सी और डी दोनों सुमेलित नहीं है, अतः कोई एक उत्तर नहीं चुना जा सकता है। भारिया मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति है। इस जनजाति का भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से जबलपुर तथा छिंदवाड़ा जिले में है। देखिए भारिया आदिवासी समूह की उपजाति कौन कौन सी हैं, भूमिया, भुइहार और पांडव, 3 उपजाति हैं भारिया आदिवासी समूह की, ठीक है ना। जबकि महार जो है, ये महार है, ठीक है ना। महार जो है महाराष्ट्र में सबसे बड़ा अनुसूचित जातियों का समूह है। हिंदू जातियों में इसका स्थान दलित, ठीक ना, दलित जाति का था माय डियर। क्वेश्चन नंबर 58 को यदि हम देखें, देखिए 58 क्वेश्चन क्या बोल रहा है माय डियर। 58 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है। मांडू में हिंडोला महल है। उक्त वाक्यों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों सही है माय डियर, ठीक है। बात समझ में आई। मतलब मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में, ये भी सही है। यह एक ऐतिहासिक व पर्यटन स्थल है, ये भी सही है। यहाँ जहाज महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा आदि प्रमुख इमारतें स्थित है माय डियर। 59 क्वेश्चन देख, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है माय डियर। जल बिहारी का मेला कहाँ, तो जल बिहारी का जो मेला है माय डियर वो कहाँ आयोजित किया जाता है, छतरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। जल बिहारी का मेला छतरपुर जिले में आयोजित किया जाता। काठी क्या है, 60वां क्वेश्चन बोला है काठी क्या है। तो काठी क्या है, लोक नृत्य है, लोक नृत्य, काठी लोक नृत्य है। काठी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देख, 61 क्या बोल रहा है माय डियर कि निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम
क्या होगा? बात समझ में आई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब 3। ऑप्शन नंबर 3 अर्जुन पुरस्कार। निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम, सॉरी, हाँ सही है, हाँ सही है, ठीक है। तो इसका जो कूट है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 3421 3421, ठीक है ना, 3421 अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और फिर राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ठीक है ना। थोड़ा इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, अर्जुन पुरस्कार के बारे में, ठीक है ना, अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो अर्जुन पुरस्कार क्या होती है कि इसका प्रारंभ वर्ष, अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है, खिलाड़ियों को। इसका प्रारंभ वर्ष कितना है, 1961, और इसमें 5 लाख रुपए नगद दिया जाता है, ठीक है ना। फिर अपन हम बात करते हैं किसकी, द्रोणाचार्य पुरस्कार की। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वह किसको दिया जाता है, प्रशिक्षक अथवा कोच को दिया जाता है। 1985 को प्रारंभ किया गया था। इसमें भी 5 लाख रुपए इनाम रहता है, ठीक है ना। फिर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। 1991 से 92 में इसको प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो होता है 7.5 लाख रुपए होता है, ठीक है ना, 7.5 लाख रुपए का इनाम होता है इस पर। ध्यानचंद पुरस्कार जो होता है खिलाड़ियों को जीवन भर की उपलब्धि है दिया जाता है, और यह 2002 से प्रारंभ हुआ है, और इसमें 5 लाख रुपए दिया जाता है, 5 लाख रुपए इसका इनाम दिया जाता है। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे किसमें, 62 में। रियो ओलंपिक 2016, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनव बिंद्रा। रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा थे, जो कि कौन है, निशानेबाज हैं। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 63 हम देखते हैं। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर, भारत का क्रम क्या था, तीसरा, ठीक है ना। और इसका, ठीक है ना, राष्ट्रमंडल खेल आयोजन 2018 में हुआ था, राष्ट्रमंडल के 2018 में हुआ था, ठीक है। आयोजन स्थल कौन सा था, आयोजन कब हुआ था, 4 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 तक। स्थल कौन था, गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में था, ठीक है ना। अभी हम देख लेते हैं माय डियर की पदक तालिका यदि देखें तो ऑस्ट्रेलिया कुल 198 पदक लिया था, ठीक है ना। इंग्लैंड 138 पदक लिया था, और भारत 66 पदक लिया था, जिसमें से 26 जो थे क्या थे, गोल्ड थे, 26 गोल्ड थे, 20 सिल्वर था, और 20 तांबा था, कांस्य था। बात समझ में आई? अभी चलते हैं 64, क्वेश्चन नंबर 64। क्या बोल रहा है, 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉस एंजल्स, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो देखिए 2020 में कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में हुआ था, ये कहाँ पे है, जापान में। 2024 में कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, ये कहाँ है, फ्रांस में। और 2028 में लॉस एंजल्स में होगा, और ये कहाँ है, अमेरिका में, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 65 की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है।
तो 65 क्या बोल रहा है, IAAF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो IAAF का मुख्यालय माय डियर मोनाको में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मोनाको में स्थित है। ठीक है ना। IAAF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है ना। इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, 17 जुलाई 1912 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मोनाको, मोनाको में है। और ये मोनाको कौन सा है, यूरोपीय देश है। बात तो समझ में आई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन वर्ष 1994 में हुआ था। वर्ष 1994 से वर्ष 2015 तक 5 बार पंचायत के आम चुनाव हो चुके हैं। ठीक है ना, 5 बार हो चुके हैं। कौन कौन कब कब हुए हैं तो देख लेते हैं। पहला 1994 में हुआ, फिर 1999 से 2000 में हुआ, 1999 से 2000 में हुआ, फिर 2004-2005 में हुआ, 2004-2005 में हुआ, फिर 2009-2010 में हुआ, और 2014-2015 में हुआ। जबकि घटवा पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2020 में होना है। ठीक है माय डियर। 5 में हुआ, और छठवां जो है तो वह 2020 में होना था, बट कोविड की वजह से अभी चुनाव नहीं हो पाए हैं मध्य प्रदेश में। बात समझ में आई। 67 क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। 67 में क्या बोल रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा माय डियर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 243 के तहत करते हैं। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किया जाता है। ठीक है ना। देखिए, अनुच्छेद 243 के पंचायतों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने एवं इनके निर्वाचन का पर्यवेक्षण, संचालन, नियंत्रण करने के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग गठित करने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो क्या बोल रहा है, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा माय डियर, ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। ठीक है ना। देखिए, पंचायती राज संविधान की राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संविधान 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पंचायती राज विषय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है माय डियर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर, ऑप्शन नंबर डी, भाग 9। ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 का से ऋ तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित शहरों की आबादी, तो उज्जैन में 5.15 लाख थी माय डियर। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 71 की बात, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, जेएसपी का मतलब क्या है। यह कंप्यूटर से क्वेश्चन लिया गया है। जेएसपी का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर सी, जावा सर्वर प्रोसेस, जावा सर्वर प्रोसेस। ठीक है ना। देखिए जावा सर्वर प्रोसेस प्रौद्योगिकियों का एक संग्रह है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को HTML, XML या अन्य दस्तावेज प्रकारों के आधार पर वेब पेज बनाने में मदद करता है। JSP मतलब वेब पेज बनाने में मदद करता है। बात समझ में आई। 72 क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन क्या बोलता है, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व एवं संचालन किसके पास है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। जिसका स्वामित्व संचालन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया जाता है। यह 2009 से सक्रिय हुआ है माय डियर। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि वेब क्रॉलर को इस रूप से भी जाना जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेब स्पाइडर। वेब स्पाइडर के नाम से भी वेब क्रॉलर को जाना जाता है। देखिए वेब क्रॉलर जो होता है, वेब स्पाइडर या वेब रोबोट भी कहा जाता है। वेब क्रॉलर एक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब WWW को ब्राउज करता है माय डियर। बात समझ में आई। 74 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। केवल आउटपुट डिवाइस माय डियर केवल इस ऑप्शन में है, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ठीक है ना। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। बात समझ में आई। देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होता है, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, और इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर होता है। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस और स्कैनर होता है। बात समझ में आई। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, अपने ब्राउज़र में सहज किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है क्या, तो ये हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बुकमार्क। बुकमार्क जो होता है अपने ब्राउज़र में सहज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। 75 इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा बुकमार्क जो होता है अपने ब्राउज़र में सहज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का सही तरीका है। बात समझ में आई। 76 क्वेश्चन क्या बोलता है कि कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है। ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर ए, जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो। देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत न्यायालय उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 क्या बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। बात समझ में आई। किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 5। देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तो इस कृत्य के लिए यह अधिनियम 1 से 6 माह कारावास व 100 से 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान करता है माय डियर। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्ति हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 जनवरी 1990।
ठीक है ना। देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्ति मतलब लागू हुआ माय डियर। 79 क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना, तो कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। यह जो है तो असत्य दिया हुआ है। हम इसको पढ़ के देख लेते हैं एक बार कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। ये सही बोल रहा है बिल्कुल भी। दूसरा बोल रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 में परिभाषित है। ये चीज़ गलत बोल रहा है। देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14(1) जो है में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 2 खा व ग में परिभाषित है, ना कि घा में। माय डियर, बात समझ में आई। धारा 2 खा और गा, धारा 2 खा और गा, क्या धारा 2 खा और गा में परिभाषित है, ना कि घा में। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं माय डियर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 क्या होता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में अपील होती है। ठीक है ना। तो देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 का के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश जो अंतवर्ती आदेश नहीं के विरुद्ध अपील तथ्यों एवं विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में होगी माय डियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई हैं, जिनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया। बाद में इस समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 ठीक है ना को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। बात समझ में आई। देखिए, 82 क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है। सही ऑप्शन हो जाएगा लैंडिंग कोशिकाएं। लैंडिंग कोशिकाएं जो होती हैं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं। देखिए, विष्णु में शुक्रजनन नलिकाओं के बाहर संयोजी यूतक में लिपिड युक्त अंतराल या लेडिंग की कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं। यह नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का स्रावण तथा निर्माण करते हैं। 83 क्वेश्चन होता है कि वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, वैश्विक तापमान मतलब ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य वैश्विक औसत तापमान से हुई वृद्धि से है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापमान की इस वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद वालेस ब्रोस्कर ने दी थी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सर्वप्रमुख गैस CO2 है। अन्य गैसें जैसे CFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड भी ताप वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 84
क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है ना, मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा ऑक्सीजन की कितनी होती है, 65% होती है। उसके बाद माय डियर यदि देखें तो कार्बन जो होता है 18% होता है। बात समझ में आई। हाइड्रोजन 10% होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, 10% होता है। फिर नाइट्रोजन 3% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, 3% होता है। नाइट्रोजन 3% होता है। और फिर कैल्शियम 2% होता है। कैल्शियम कितना होता है, 2% होता है। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 85 में चलते हैं माय डियर। 85 क्या बोल रहा है कि अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफीम जो होता है अवसादकारी मतलब डिप्रेसेंट श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। 86 क्या होता है देख लेते। 86 क्या बोल रहा है कि वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। 2019 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। ठीक है ना, वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे। बात समझ में आई। 87 क्वेश्चन देख। 87 क्या बोल रहा है कि वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरी अंतर्राष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी श्री लोपो दामचो दोरजी थे। ठीक है ना, जो कि भूटान के विदेश मंत्री हैं माय डियर। कौन थे, भूटान के विदेश मंत्री थे। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 क्या बोल रहा है कि वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है ना, जन आरोग्य योजना। देखिए, यह भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जो 1 अप्रैल 2018 से पूरे भारत में लागू है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है माय डियर। स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। 89 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 51,000 रुपये। ठीक है ना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब आई थी, 2006 में आई थी माय डियर। ठीक है ना, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद निराश्रित निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या विधवा परित्यक्ता के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान सहायता राशि 51,000 रुपये। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90 अपन देखें तो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 जो है माय डियर वो करंट अफेयर का था 2019 का। सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था। देखिए, करंट अफेयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, इस चीज़ का भी ध्यान आप लोग दीजिएगा। ठीक है, देखिए ऑस्कर वगैरह पुरस्कार वगैरह से क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछता रहता है। ठीक है माय डियर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2019 में किस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। सन 2019 में भारतीय लघु फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने ऑस्कर पुरस्कार जीता। 91 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह
किस स्थान के जमींदार थे? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरापुर। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरापुर। हीरापुर के राजा हृदय शाह बुंदेला विद्रोह 1842, ठीक है ना, 1842 के प्रमुख नायक थे। यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था माय डियर। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई है? सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर मिंटो मार्ले सुधार 1909। बात समझ में आई? देखिए, मिंटो मार्ले सुधार 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, अर्थात पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना गया। बात समझ में आई? 93 की डिस्कस करें क्वेश्चन की, तो क्या बोल रहा है? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया? ठीक है ना, सही ऑप्शन हो जाएगा फाजिल मोहम्मद खान। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के भोपाल में गढ़ी अम्बापाली के जागीरदार के वंशज फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया और अपना बलिदान दिया माय डियर। 1994 क्वेश्चन की बात करें अपन, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। यह मूल भाषा हिंदी में रचित है, जिसमें हिंदी में। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 95 की बात, तो 95 क्या बोल रहा है? रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? सही ऑप्शन है माय डियर आ, दसपुर शिलालेख से। किसमें? दसपुर शिलालेख। ठीक है ना। देखिए, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी दसपुर शिलालेख से मिलती है। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल में मंदसौर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसमें लाट देश के रेशम के व्यापारियों का दसपुर, मंदसौर का पुराना नाम दसपुर था, दसपुर में आकर बस जाने का वर्णन है। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 96 का डिस्कस करते। देखिए, 96 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भालकुंड। भालकुंड जो है, तो भालकुंड जलप्रपात बीना नदी, बेतवा की सहायक नदी है, पर स्थित है, बीना नदी पर स्थित है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 97 की यदि हम बात करें, 97 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर डी, नेशनल हाईवे 8। ठीक है ना, नेशनल हाईवे 8 जो है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है माय डियर। देखिए, जो विकल्प दिए गए हैं माय डियर, ये मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में NH3, NH12, NH7 शामिल है। ठीक है ना। देखिए, ये तीनों जो है वो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल है माय डियर। ठीक है। NH8 मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। ठीक है ना। हालांकि वर्तमान में उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के क्रमांक बदल चुके हैं। बात समझ में आई? लेकिन इसका सही उत्तर इस क्वेश्चन के हिसाब से NH8 ही होगा। 98 देखते हैं माय डियर। 98 में माय डियर देखिए, 98 में ये जो प्राकृतिक आपदा और प्रभावित क्षेत्र प्रदेश हैं, तो इसको सही मेल करना है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर 1, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1, इसमें क्या जाएगा? देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ये 2 1
इसका ये सही आंसर बार यहाँ पे आता है। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। सही समूह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसलिए होगा क्योंकि टेलीग्राफ पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ना कि हिंद महासागर में, ठीक है ना। टेलीग्राफ पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ना कि हिंद महासागर में। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 100 में देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। आरोही मतलब क्या होता है? आरोही मतलब हो जाएगा माय डियर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। मतलब सीमा विस्तार, कितनी ज़्यादा सीमा किसकी है, इसका असेंडिंग ऑर्डर में करना है। मतलब सबसे कम फिर ज़्यादा, तो इसमें सबसे कम किसका है? नेपाल का है, फिर पाकिस्तान हो जाएगा, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा है माय डियर। सबसे कम किसका है? नेपाल का है। बात तो समझ में आई। बांग्लादेश का देखिए जो सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर है, ठीक है ना। नेपाल की कितना है? 1751 किलोमीटर, ठीक है ना। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सबसे कम नेपाल का, फिर सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का। बात समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल में बने रहने के लिए। गुड बाय।